सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 67 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जसपाल के साथ 5 लोग थे। वो 4 व्हील में तकरीबन 4 घंटे का सफर करके जालंधर से खेतल शहर के करीब पहुंचे थे। इस वक्त सुबह के 5 से ऊपर का वक्त हो चुका था। जब वो शहर से बाहर ही एक ढाबे पर रुके, वहां पहले ही उनके लिए 2 लोग बैठे थे। तमाम रास्ते वो उनसे राब्ते में रहे थे। गाड़ी रुकते ही वो उन्हें पहचान गए। वो लोग कैथल शहर ही के थे और एक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे जो उन्हें हर तरह से नवाज रहा था। उनका ताल्लुक कहीं जाकर कनाडा में था। एक तरह से वो भी सिख धर्म ही के लिए अपनी जान वारे बैठे थे। वो सभी मुंह हाथ धोने लगे। एक उनमें से मेहमानों की खिदमत में लग गया। दूसरा जसपाल के साथ एक तरफ बैठ गया तो जसपाल ने पूछा, सुना, माल तैयार है या अभी कुछ वक्त लगेगा? वो तो तैयार है, लेकिन आपने डिलीवरी कहाँ लेनी है? उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। क्या मतलब? वो तुम लोग जैसा चाहो, जसपाल ने कहा। नहीं, जहां आप डिलीवरी लेंगे उसी के मुताबिक फिर सारा माल तैयार होगा। जाहिर है गोदाम भी तो चाहिए होगा माल रखने के लिए। सामने बैठा शख्स काफी समझदार था। डिलीवरी कहाँ ली जा सकती है? जसपाल ने उसकी बात पर सोचते हुए पूछा। एक तो बिल्कुल वहीं जहां माल पड़ा है, दूसरा जहां शोरूम है। ये फैसला करना होगा। अभी हमारे पास कम से कम 3 घंटे हैं। यही वक्त है जब माल कारखाने से शोरूम में जाता है। उस बंदे ने जवाब दिया। क्या ख्याल है? शोरूम पर तो काफी रश होगा। सुबह के वक्त कारखाना ठीक रहेगा, जसपाल ने सलाह दी। चलें, ये आपकी मर्जी। माल चूंकि खराब होने का डर है, इसलिए जल्द अज जल्द इसे गोदाम तक ले जाना होगा, वो भी शहर के बाहर। उस बंदे ने कहा। चलो ठीक है, जसपाल ने डन करते हुए कहा और उस बंदे की तरफ देखने लगा। जल्द ही वो सारे आकर बैठ गए। उनके लिए गरम गरम पराठे उतरने लगे। खाने के लिए मेज भर गया था। वो खाना खाने लगे। अर्जन खत्री कीथल शहर का मशहूर कारोबारी और सियासतदान था। वो सियासत के मैदान में कभी सामने नहीं आया था, लेकिन इसी मैदान का सबसे घाग खिलाड़ी था। पूरे इलाके की खबर उसके पास होती थी। देखने और समझने वाले यही समझते थे कि उसकी सियासत बस शहर तक महदूद है। वो वही काम करता है जिससे उसके कारोबार को किसी न किसी हवाले से फायदा हो। लेकिन वो उससे भी आगे का खिलाड़ी था। वो फक्त शहर ही की सियासत पर नहीं, खालिस हिंदू हुकूमत कायम करने की जद्दोजहद करने वालों में चंद लोगों में से एक था। समझौता एक्सप्रेस में जो बम धमाका हुआ था, उसमें उसने पूरी तरह मुआवनत की थी। यही उसकी आंखें और कान था। मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के लिए जो इल्ज़ाम तराशी करनी थी, उसमें उसका एक अहम किरदार ये भी था। दौलत के अंबार उसके पास थे और इसी तरह वो आगे खर्च भी कर रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्रीय के लिए मखसूस था। यहूदियों ने ना सिर्फ उनके मकसद में उन्हें कामयाबी के लिए मदद देने का भरपूर वादा किया था, बल्कि उनकी तिजारत को भी आलमी सतह पर ले जाने की मावनत की थी। उसने हकूमत में मौजूद एमएलएज पर सरमायाकारी की थी कि वो उन्हीं की बात करें। भारत में यहूदियों के पैर जमाने में उसकी सबसे ज्यादा मदद शामिल थी। जसपाल उसकी सरकोबी के लिए वहां पहुंच चुका था। अरविंद सिंह ने उसे सारी मालूमात दे दी थी। सूरज उगने की मिलगुजी रोशनी फैल चुकी थी। सर्दी का एहसास काफी हद तक ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से बहुत कम लोग सड़कों पर थे। हल्की हल्की धुंध थी। ज्यादातर वही लोग थे जो अपने काम काज के लिए कहीं आ जा रहे थे। वो कम रफ्तार से आगे ही आगे बढ़ते रहे। वो उन्हें फॉलो कर रहे थे जो ढाबे से उनकी रहनुमाई करते हुए मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। अर्जन खत्री केथल अंबाला रोड पर मौजूद सेक्टर 20 के एक घर में अपने खानदान के साथ रहता था, जिसे उन्होंने वो जगह बताई थी जहां माल पड़ा था। जबकि उसका कारोबार पुराने शहर में था, जिसे वो शोरूम कहते थे। वो केथल अंबाला रोड पर आ गए, जहां से दाएं तरफ सेक्टर 20 को रास्ता जाता था। वो पहली ही सड़क पर मुड़ गए। फिर मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वो 2 मंजिला कोठी के सामने जा रुके। मोटरसाइकिल वाले आगे निकल गए। घर के सामने 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। जीप रुकते ही वो अलर्ट हो गए। उनके साथ जीप में से एक बंदा निकला।
اور اس نے سیکیورٹی والوں سے کہا، ہمیں فوری طور پر ارجن کھتری جی سے ملنا ہے، ہم فون کر رہے ہیں، وہ رسیو نہیں کرتے، وہ اس وقت سو رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ جائیں گے، تب اگر ان کی اجازت ہوگی تو مل لینا۔ سیکیورٹی والوں نے خشک سے لہجے میں جواب دیا، ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت آرام کر رہے ہوں گے، لیکن ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اسی وقت انہیں صرف اتنا بتا دو کہ رامیش پانڈے جی کا پیغام ہے، ہم سے نہ ملیں، صرف فون پر بات سن لیں۔ اس نے کچھ ایسے کہا کہ سیکیورٹی والا ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اس بندے کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا اور بولا، وہ اٹھ گئے ہیں اور اشنان کر رہے ہیں، 8 کے بعد ہی وہ آپ لوگوں سے مل پائیں گے، اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا۔ سیکیورٹی والے کے لفظ منہ ہی میں تھے۔ اس نے پسٹل نکالا اور اسے اندر کی جانب دھکیلتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے نے گن سیدھی کی تو جیپ میں سے فائر ہوا اور اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر گیا۔ وہ لڑکتا ہوا گیٹ میں جا لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سارے جیپ سے اتر آئے۔ صرف ڈرائیور کی سیٹ پر ایک بندہ بیٹھا رہا۔ وہ چند لمحوں گیٹ کے اندر تھے۔ گیٹ پر تالا نہیں تھا۔ انہوں نے گیٹ کھولا اور جیپ اندر لے آنے کا اشارہ کر کے اندر گھس آئے۔ ڈرائنگ روم کے ساتھ والے کمرے میں ایک سجی سنوری عورت کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پوجا کی تھالی پکڑی تھی اور وہ اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ جسپال پر پڑی کہ کوئی اجنبی گھر میں گھس آیا ہے، تو اس نے لاشعوری طور پر خوف زدہ ہو کر چیخ مارنا چاہی تھی، لیکن آواز اس کے حلق میں دب گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ جسپال قریب آیا اور دھیمے مگر کرخت لہجے میں بولا، کہاں ہے ارجن کھتری؟ میں یہاں ہوں۔ کمرے کے اندر سے آواز آئی تو اس نے گھوم کر دیکھا۔ سامنے ایک بھاری جثے والا گنجا سا شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اس وقت وہ سفید دھوتی اور کرتے میں تھا۔ کاندھوں پر پیلے رنگ کا کپڑا تھا۔ اس کے عقب میں لکشمی دیوی کی مورتی دھری تھی، جس پر تازہ پھولوں کے ہار چڑھائے ہوئے تھے اور سامنے اگربتیاں سلگ رہی تھی۔ جسپال اسے دیکھنے لگا۔ موٹے نین نقش پر انتہائی نفرت تھی۔ تم ہو ارجن کھتری؟ جسپال نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس کے چہرے پر نفرت بڑھنے سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ کون ہو تم اور اس طرح میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ میں تجھے رامیش پانڈے کے پاس لے کر جانے کے لیے آیا ہوں، چلو گے میرے ساتھ؟ جسپال نے کہا تو وہ ایک دم سے چونک گیا، پھر اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا کہا تم نے؟ کون ہے یہ رامیش پانڈے؟ سارا بھارت جانتا ہے اسے، روز اخبار میں پڑھتے ہو، اس سے باتیں کرتے ہو، اتنا جھوٹ تو نہ بولو سوامی ارجن کھتری جی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، جسپال نے چھلانگ لگائی اور اس پر جا رہا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل سے فائر ہو گیا۔ ایک دھماکہ ہوا جو کمرے میں گونج گیا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، جو اندر آنے والے ایک بندے نے اٹھا لیا۔ وہ دونوں قالین پر گرے تھے اور جسپال اس کی پوری طرح سے دھنائی کر رہا تھا۔ 2 منٹ میں ارجن کھتری کے منہ سے خون بہنے لگا۔ وہ بے حواس ہو گیا۔ جسپال نے اسے گردن سے پکڑا اور باہر لے جا کر اپنے ساتھیوں سے بولا، گھر کا ہر فرد باندھ دو اور جو ذرا سی بھی گڑبڑ کرے اسے گولی مار دو۔ یہ سنتے ہی وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی۔ جسپال نے ارجن کھتری کو دھکیلا اور باہر لے گیا۔ جیپ پورچ کے ساتھ لگی تھی۔ جسپال نے اسے جیپ میں دھکا دیا۔ وہ اندر جا گرا۔ جسپال نے اس کے سر پر پسٹل کا دستہ مارا تو بے ہوش ہو گیا۔ باقی لوگوں کو چند منٹ لگے تھے۔ وہ بھی آ گئے تو وہ وہاں سے نکل گئے۔ کیتھل امبالہ روڈ پر امبالہ کی طرف جاتے ہوئے سڑک کے بائیں ہاتھ پر ایک کالج آتا ہے۔ اس سے ذرا آگے دائیں جانب ہی ایک چھوٹی سڑک نکلتی تھی۔ ان کی رہنمائی کرنے والے موٹر سائیکل والے اسی جانب مڑ گئے تھے۔ انہوں نے جیپ بھی ان کے ساتھ ہی موڑ لی۔ تقریباً 2 فرلانگ کے بعد وہ ایک کچے راستے پر تھے اور ایک پھر ڈیرے میں جا گھسے۔ وہ بھی انہی کے پیچھے چلے گئے۔ وہ ڈیرا ویران تھا، کوئی زیرو وہاں دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے جلدی سے ارجن کھتری کو جیپ سے اتارا اور اسے اندر لے کر ایک کمرے میں فرش پر لٹا دیا۔ ایک بندہ پانی لے آیا، وہ اس کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ارجن کھتری کو ہوش آ گیا۔ وہ ان کی طرف ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ جلد ہی اسے سمجھ آ گئی کہ وہ اغوا ہو چکا ہے۔ تبھی جسپال نے کہا، اب تم یہ پوچھو گے کہ تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میرا خیال ہے تمہیں رامیش پانڈے کا نام سن کر سمجھ آ جانی چاہیے۔ تمہارا یہ قصور کیا کم ہے کہ تم نے سمجھوتا ایکسپریس میں بے گناہ لوگوں کی جان لینے کا جرم کیا؟ یہ سن کر وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا چاہتے ہو؟ صرف یہ کہ تمہارے بڑے اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ سکھوں کے بارے میں جو تم لوگ چاہ رہے ہو،
इस ख्वाहिश को अपने अंदर दफन कर लो, जसपाल ने सर्द लहजे में कहा। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? उसने हैरान होते हुए पूछा। ये जो तुम लोगों ने मुंबई में ड्रामा किया है, अब इसके डांडे तुम लोग सिखों और मुसलमानों से मिला रहे हो। जिस फोन पर बातें हुई वो अमेरिका में किसी खड़क सिंह के जिम्मे डालकर अपना जुर्म छुपाना चाहते हो। इससे पहले कि तुम लोगों का कोई ड्रामा नया रुख इख्तियार करे, बंदे बन जाओ। जसपाल ने कहा तो वो बोला, मैं अब भी पूछता हूं कि तुम क्या चाहते हो। मुझे मालूम है कि पुलिस कुत्तों की तरह हमारी तलाश में लग गई होगी, इसलिए वक्त कम है और हमें निकलना है। अपने आका से बात करो और उसे बताओ जो मैंने कहा है। ये कहकर उसने उसका फोन आगे कर दिया। अर्जुन खत्री ने लरजते हाथों से फोन पकड़ा और उसके नंबर मिलाने लगा। कुछ देर के बाद उसका राबता हो गया। उसने सारी बात दोहरा दी, फिर फोन जसपाल की तरफ बढ़ा दिया। हाँ बोलो, उसने कहा। इसे छोड़ दो, तुम्हारा मुतालबा जो भी है हम उसे मान रहे हैं। तुम रामेश पांडे हो? उसने पूछा। हाँ, दूसरी तरफ से जवाब आया। तो सुन लो, जब तक जुगजीत भुरभुरे के कातिल सामने नहीं आएंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। ये हमारी शुरुआत है, सुनो। ये मैं इसके सर में सुराख करने लगा हूं जहां बेगुनाह इंसानों के बारे में नफरत पकती है। ये कहकर उसने अर्जुन खत्री के सर में गोली मार दी। उसकी चीख बुलंद हुई। जसपाल ने सेल फोन वहीं फेंका और बाहर की जानिब चल पड़ा। वो सब भी वहां से निकल गए। वो अर्जुन खत्री को तड़पते हुए वहीं छोड़ गए। उन्होंने फिर पलट कर नहीं देखा। मैं सारी रात फहीम के साथ कंट्रोल रूम में रहा था। वो उन लोगों के फ़ोन ट्रेस करता जा रहा था जो किसी तरह भी अल्ताफ़ गुज्जर से मुतल्लिक थे। पुलिस और खुफिया इदारों पर हकूमती दबाव बढ़ गया था। दूसरी तरफ जोया और रोनीत मसरूफ़ रही थी। वो रामेश पांडे को मरकज बनाकर उनके इर्द गिर्द लोगों को तलाश करते रहे थे। सुबह का सूरज तलू हुआ तो मेरे पास काफ़ी हद तक मालूमात आ चुकी थी और मुझे ये पता चल चुका था कि लाहौर में फैज़ान बट इन सारे गैंग्स को चला रहा था। उसके बंदे ये मालूम नहीं कर पाए थे कि आखिर वो लोग हैं कौन जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। तारिक नज़ीर पुलिस हेड से उसके घर पर मिल चुका था। उसने हमारे मुतल्लिक कोई बात किए बगैर पुलिस हेड को बता दिया कि यह मामला क्या है और उसे किस हद तक लेकर जाना है। पुलिस इतना ही काम करे जितना उससे कहा जाए। अभी वो पुलिस हेड के घर ही पर था कि फैजान बट का फोन आ गया। वो पुलिस हेड से एक वफद के साथ मिलना चाहता था। उसने ऑफिस में आ जाने का वक्त दे दिया। जिस वक्त फैजान बट अपने साथ 6 लोगों का वफद लेकर पुलिस हेड के ऑफिस में पहुंचा, उस वक्त तारिक नज़ीर वहीं मौजूद था। फैजान बट सिर्फ हकूमती दबाव का पत्ता खेलते हुए अल्ताफ गुज्जर को अपनी ताजिर बरादरी का फर्ज जाहिर करके हमदर्दी जिता रहा था। तारिक नज़ीर मुझे उनकी सारी गुफ्तगू फ़ोन पर सुना रहा था। पुलिस हेड ने फौरी कार्रवाई करने और अल्ताफ गुज्जर को बाजियाब करने का वादा कर लिया। ऐसे ही वक्त में मैंने फैजान बट को फोन कर दिया। अजनबी नंबर देखकर उसने फोन बंद कर दिया। मैंने दूसरी बार मिलाया तो उसने फोन रिसीव कर लिया। हेलो, कौन? मैं हूं जिसने अल्ताफ गुज्जर को अगवा किया है, मैंने धीमे लहजे में कहा। तुम? उसकी हैरत उसकी आवाज से मुझ तक पहुंची। वो मजीद लफज नहीं कह पाया। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम किन लोगों के साथ किसके पास बैठे हो। मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुमने या किसी ने अल्ताफ को बाजियाब क्या करना है, मैं तुम्हें ऊपर पहुंचाने का फैसला कर चुका हूं। मैंने गुस्से में कहा। तुझे मालूम नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं तुम्हें, उसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, वो बेबस क्या कर सकता है जो पुलिस की मदद लेने पुलिस के दर पर किसी कुत्ते की तरह दुम हिला रहा है। अगर तुम में इतनी जुर्रत होती कि कुछ कर सकते हो तो पुलिस की मदद लेने ना बैठे होते। मैंने तंजिया कहा ताकि उसके अंदर गुस्सा भड़क उठे। मेरे सामने आओ तो मैं बताऊं, उसने भी गुस्से में कहा। मैं तुम्हारे सामने आता हूं या तुझे अपने सामने लाता हूं, शाम तक फैसला हो जाएगा। अभी सिर्फ अपनी कार के बारे में पता कर कि उसका क्या बना, बाद में फोन करता हूं। यह कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। कुछ देर के बाद तारिक नज़ीर ने मुझे कॉल मिला ली। उसने बताया कि फ़ोन कॉल के बाद उसने कोई बात नहीं की और अपने लोगों के साथ तेज़ी से बाहर निकल गया। मुझे बताओ, तुम्हारा कोई सेफ हाउस है जहां तुम आसानी से अल्ताफ गुजर से तफ्तीश कर सको? बिल्कुल है, मैं आपसे यही कहने वाला था, उसने कहा। ठीक है, मैं बाद में बताता हूं कि वो कहाँ मिलेगा, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। फैजान बट की कार पुलिस हेड के ऑफिस से काफ़ी दूर वेराने में पहुंच चुकी थी और उसका ड्राइवर उसी में पड़ा था।
लड़कों ने उसे खोल दिया, कार में बम लगाया और वहां से दूसरी गाड़ी में बैठ गए। वो चंद कदम चले और रिमोट से कार उड़ा दी। कार फटने का चश्मदीद उसका ड्राइवर था। जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी, जुनैद और अकबर काफी हद तक अल्ताफ गुजर से मालूमात ले चुके थे। उससे मजीद वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता था। मैंने उन्हें अल्ताफ गुजर को तारिक नज़ीर के सुपुर्द करने को कहा। अगले 1 घंटे में वो उस फैक्ट्री से अल्ताफ गुजर को निकाल कर खुद सामने आए, बगैर तारिक नज़ीर के सुपुर्द कर दिया। वो उसे लेकर सेफ हाउस चला गया और वो दोनों घर की तरफ लौट आए। तब मैंने फैजान भट्ट को फ़ोन किया। कुछ पता चला कार का? क्या चाहते हो तुम? उसने काफी हद तक धीमी आवाज में पूछा। तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूं, मैंने जवाब दिया। बहुत पछताओगे, उसने करख्तगी से कहा। शाम तक अपनी ताकत दिखा दो तो ठीक, वरना मैं तेरा जहर निकालना खूब जानता हूं। मैंने उसे फिर गुस्सा दिलाया। सामने आकर बात करो तो मैं देखूं, उसने भुना कर कहा। तो मैंने हंसते हुए कहा, बस यहीं घुटने टेक दिए? कहो कि मुझे तलाश नहीं कर सकते हो, फिर मैं तुम तक पहुंचूंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। उसी वक्त मुझे तारिक नजीर ने बताया कि वो सेफ हाउस पहुंच चुका है और फैजान भट्ट के गिर्द घेरा तंग करने के लिए पुलिस सिक्योरिटी के नाम पर 3 बंदे भेज दिए हैं। ये उसने मेरे ही कहने पर किया था, ताकि उसकी नकलो हरकत के बारे में पूरी तरह आगाही रहे। वो इस वाकया की वजह से काफ़ी परेशान था और अपनी ताकत इकट्ठी कर रहा था। मैंने शाम तक उसे उसकी हालत पर छोड़ दिया। अल्ताफ गुजर ने काफ़ी हद तक मार खाने के बाद ताउन किया था। उसने वही चंद बंदे बताए जो उसे याद थे। उसमें फैजान भट्ट किसी हद तक मुलविस था, वो भी उसी ने बताया। तारिक नज़ीर ने उसे अपने इदारे के खाते में डालकर एक बड़े ऑपरेशन की मंजूरी ले ली। वो अब मजीद गिरफ्तारियों के लिए मंसूबा बना रहा था। शाम हो चुकी थी। फैजान भट्ट का इस्तराब काफ़ी हद तक बढ़ गया था। वो अपने गुलबर्ग मार्केट वाले ऑफिस में था और उसके गिर्द सिक्योरिटी का एक हल्का बन चुका था। उसने अपने गैर मुल्की आकाओं को भी बता दिया था कि मामला क्या बन गया है। उन्हें ये खबर नहीं मिल रही थी कि ये सब हो कैसे गया। अल्ताफ गुजर के गांव से चंद भारतीय पकड़े जा चुके थे। उन्होंने वहां छापा मारकर कुछ दस्तावेजात भी हासिल कर ली थी। फैजान भट्ट ऑफिस से निकलकर कहीं जाना चाहता था। उसने वहीं उन चंद लोगों को बुलाया था जो उसके खास लोग थे और लाहौर में उस गैंग को चलाने के पूरे जिम्मेदार थे। उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता था कि वो जाता किधर है। जैसे ही शाम उतरी, वो अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ मार्केट से निकला। तारिक नज़ीर और मेरी गैंग के लोग उसी मार्केट में उसके मुंतजिर थे। उसी वक्त मैं भी बाहर निकल आया। मेरे साथ मेरे शेर, अकबर और जुनैद थे। मैं तेजी से मार्केट की जानिब बढ़ता गया। घर से निकलने और मार्केट के करीब पहुंच जाने तक मैंने सबको राब्ते में ले लिया। फैजान भट्ट की कार के आगे पीछे काफ़ी कारें थीं। उनका ताकुब शुरू हो चुका था। काफ़ी देर जब वो नहर के किनारे चढ़े तो पता चला कि उनका रुख किस तरफ हो सकता है। जुनैद आंधी और तूफान की तरह कार भगाए लम्हा ब लम्हा उनके करीब हो रहा था। उनका काफिला जल्लो पार्क से थोड़ा पहले दाएं जानिब पुल पार करके चल पड़े। आगे बहुत खुले खुले घर थे। वो काफिला एक घर में चला गया जिसकी बनावट से जाहिर था कि उसका डिजाइन कहीं दूसरे मुल्क से लाया गया है। वो घर जगमगा रहा था। कुछ कारें वहीं गेट के पास रुक गईं और फैजान भट्ट वाली कार के साथ पुलिस की गाड़ी भी पोर्च में जा रुकी। पुलिस वाले बाहर ही रुक गए और वो तेजी से अंदर चला गया। मैं उन्हें देख नहीं रहा था, लेकिन मेरी आंखें वहां पहुंच चुकी थीं। पता करो कि इस घर में किस तरफ से दाखिल हुआ जा सकता है। मैंने अपने लोगों को हिदायत दी और पुल पार कर गया। वो नौ तामीर इलाका था और अभी बहुत सारी जगहों पर तामीरें जारी थी। जिस वक्त मैं उस घर के पास पहुंचा, मुझे इत्तला मिल गई कि मैंने कहाँ से जाना है। हम जैसे ही गेट पर पहुंचे, गेट पर खड़े चौकीदार ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। वहीं करीब ही एक पुलिस वाला गन लिए खड़ा था। बिलाशुबा उसी ने सिक्योरिटी वालों को कहा था कि नए आने वाले मेहमानों को अंदर आने दिया जाए। हम बड़े आराम से पोर्च में जा रुके। मैंने वहीं खड़े होकर बाहर का जायजा लिया। पुलिस वालों के साथ आंखों ही आंखों में बात हो गई थी। उन्हें बता दिया गया था कि नफरी पहुंच रही है। मैंने उन्हें यही हिदायत दी थी कि अगर बात हाथ से निकलती हुई महसूस हुई तो वो वहां तक आएं, वरना हमारे निकल जाने के बाद ही वहां पहुंचें। लॉन में बहुत सारे लोग बैठे थे, उनमें कुछ लोग असला बरदार भी थे। सिक्योरिटी वालों को शक हुआ था या नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन हम ज्यादा देर तक पोर्च में रहे।
चंद लम्हों में जायजा लिया और अंदर दाखिल हो गए। दाखिली दरवाजे के सामने ही एक खुला सा ड्राइंग रूम था। उसमें 5 लोग बैठे थे। छठा उनके दरमियान सोफे पर जो बैठा था वो शक्ल ही से गैर मुल्की लग रहा था। उसके छोटे छोटे सुनहरी बाल थे, नैन नकूश तीखे और आंखें नीली थी। अधेड़ उम्र होने के बावजूद वो बहुत चुस्त दिखाई दे रहा था। उसके पहलू में फैजान बट बैठा था। मैंने उसे पहली निगाह में ही पहचान लिया था। एक तो उसकी तस्वीर मेरी निगाहों से गुजर चुकी थी, दूसरा अब तक जो उसके बारे में सुना था वो पहचान के लिए काफी था। हमारे अचानक अंदर दाखिल होने पर उन्होंने चौंक कर हमें देखा। हम 3 थे। मैं सीधा उनके सामने जा खड़ा हुआ और अकबर और जुनैद दोनों दाएं बाएं हो गए। कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए हो? फैजान बट ने एकदम से उछलते हुए पूछा। मैं कौन हूं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन तुम लोगों के बारे में मालूम हो गया है कि तुम लोग कौन हो। मैंने कहा तो उन सब के चेहरों पर सवालिया निशान खिंच गया। मैंने उन्हें ज्यादा हैरान नहीं रहने दिया, इसलिए आगे बढ़कर फैजान बट के पास चला गया। उसे कॉलर से पकड़ा ही था कि उसने जोर से अपना कॉलर छुड़ाना चाहा। मैंने दूसरे हाथ से एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर दे मारा। वो सोफे से उलट कर गिरा। कौन हो तुम? इस बार गैर मुल्की ने उठते हुए गुस्से में कहा। इससे पहले कि मैं जवाब देता वो हवा में उछला और मेरे ऊपर आ रहा। मैंने माना था कि वो बहुत अच्छा फाइटर हो सकता था, लेकिन इस वक्त मेरे पास ये खेल तमाशे दिखाने का वक्त नहीं था। वो मेरे ऊपर तो आ रहा लेकिन मुझसे अलग नहीं हो सका। मैंने दोनों हाथों से उसके सीने के करीब से उसको घेर लिया, फिर ऊपर उठाया और जमीन पर दे मारा। कालीन होने की वजह से उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन उस वक्त तक जुनेद के खामोश पिस्टल ने ठक की आवाज निकाली तो उसकी चीख बुलंद हो गई। खबरदार, कोई भी हिलना मत, वरना वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा तो सब ने हैरत से हमें यूं देखा जैसे हम कोई अनहोनी मखलूक हैं जो उनके सर पर मुसल्लत हो गए हैं, वरना शायद उनके गुमान में भी नहीं था कि यूं किसी की जुर्रत हो सकती है कि उनकी जानिब कोई उंगली भी उठाए। मैंने उनकी तरफ देख कर कहा, तुम लोग शायद यही समझ रहे हो कि तुम सब किसी आसमानी मखलूक से ताल्लुक रखते हो। इस वतन में जो किए जाओ तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। हम आ गए हैं पूछने के लिए। मैं तुम लोगों को सिर्फ 24 घंटे का वक्त देता हूँ। अब तक जितने भी भारतीय यहाँ दाखिल हो चुके हैं उन्हें वापस ले आओ, वरना तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है ये तुम्हारी सोच में भी नहीं होगा। ये कहते हुए मैंने दोनों हाथों में पिस्टल निकाल लिए और फिर सबकी टांगों पर फायरिंग करने लगा। वो चीखने लगे। मैंने फैजान बट को उठाया और उसे अकबर की तरफ धकेला और फिर उस गैर मुल्की को उठाया और पूरी कुवत से उसके ठोड़ी के नीचे घूंसा मारा। इस बार उसने कोई मज़ाहमत नहीं की। तब मैंने पिस्टल उसके माथे पर रखा और गोली चला दी। वो लड़खड़ाता हुआ वहीं ढेर हो गया। फैजान बट को अपने आगे लगाए अकबर बाहर की तरफ चल दिया। मैंने एक निगाह तड़पते हुए उन सब को देखा और तेजी से बाहर की जानिब निकला। दरवाजे के साथ ही पुलिस वाला खड़ा था। वो अंदर का सारा मंजर देख रहा था। बाहर लोग परेशान हो गए थे। अचानक जुनेद मेरे पीछे से निकलकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मैं जैसे ही पोर्च में निकला उस वक्त तक जुनेद लॉन में बैठे हुए लोगों की जानिब दस्ती बम उछाल चुका था। 3 दस्ती बम मुख्तलिफ जगहों पर जा गिरे। एक जोरदार धमाका हुआ, इसके साथ ही 2 मजीद हुए। धुआं और मिट्टी का गुबार उठा। उस वक्त तक अकबर ने फैजान बट को गाड़ी में धक्का दे दिया था। जुनेद तीर की तरह वहां से निकला। जब तक लोगों को होश आता हम गेट से बाहर जा चुके थे। जुनेद इंतहाई तेज रफ्तारी से निकला। पुल तक जाते मैं तारिक नज़ीर से कह चुका था कि वो बंदा संभाल ले। हम पुल से निकले तो पुलिस हमारे करीब से गुजर गई। कुछ फासले पर वो हमारा मुंतजिर खड़ा था। हमने गाड़ी उसके हवाले की और उसकी कार में बैठकर निकल गए। रात का आखिरी पहर चल रहा था। जसपाल सिंह जालंधर के घर में मौजूद था। ये उसने अपने लोगों का ठिकाना बना कर दिया था। असल में जब उसने अरविंद को कनाडा भेजा था उसके फौरी बाद रोही की तरफ से लोगों को एक मरकज पर जमा किया जाने लगा था। एक मरकज जालंधर में बन गया तो दूसरा लाहौर में। वो एक लंबी खुशगवार नींद के बाद फ्रेश होकर कंप्यूटर के सामने आन बैठा। अरविंद ऑनलाइन था। दूसरी तरफ जमाल मौजूद था। अरविंद उन्हें बताने लगा था। दोनों तरफ के सियासी हलकों में जो खलबली मची सो मची। खुफिया एजेंसियों पर भी सवालिया निशान लग चुका है। सियासी हलके उन्हें ही मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं।
वो जो भी कहते रहें सब समझते हैं कि ये रद्द अमल तो होना ही है। तुम जरा कॉल मिलाओ, मैं रामेश पांडे से बात करना चाहता हूँ, जसपाल ने कहा। ठहरो, पहले ये बताओ क्या बात करोगे, जमाल ने पूछा। यही कि वो अब होशियार हो जाएं। उसने कहा तो जमाल के साथ अरविंद भी हंस दिया। जसपाल को समझ आ गई कि उसके पास कहने को कुछ नहीं। यार जसपाल, क्या तुम्हारा कुछ कहना बनता है, जमाल ने पूछा। नहीं, उसने एकदम से एतराफ किया, लेकिन फिर बोला, यार उन्हें पता तो चलना चाहिए कि वो हर वक्त हमारी हिट लिस्ट पर हैं। मैं करता हूं बात, तुम सुनो, जमाल ने कहा तो अरविंद सिंह कॉल मिलाने लगा। कुछ देर के बाद ही कॉल मिल गई। फोन उसके किसी बंदे ने उठाया। कुछ देर बहस के बाद उसने फोन रामेश पांडे को दे दिया। कौन हो तुम, उसने सुकून से पूछा। वही जिसने अर्जुन खत्री को कत्ल किया, जिसकी लाश अभी तक तुम लोगों को नहीं मिली। जमाल ने भी उसी सुकून से कहा तो वो बोला, कहाँ है उसकी लाश? बताता हूँ, लेकिन इससे पहले तुझे बताना जरूरी है। जमाल ने अपना सुकून टूटने नहीं दिया था। क्या बताना है मुझे, वो बोला। यही कि अगर तुम लोग हिंदू राष्ट्रीय चाहते हो ना, तो हम भी एक सेकुलर भारत चाहते हैं। मुंबई हमलों में तुम लोग बहुत बड़ी गलतियां कर गए हो, मगर हम नहीं करेंगे। मैं चाहूं तो तेरे वो सारे शिद्दत पसंद हिंदू जेलों में ही मार दूं। करते हो सौदा? जमाल ने इस बार गुस्से में कहा। तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, हम ऐसा नहीं चाहते, हम तो हुकूमत की। उसने कहना चाहा तो जमाल ने उसकी बात काटी। झूठ मत बोलो पांडे, मैं उस वक्त से तुम्हारी बेगैरतियां देख रहा हूं जब तुमने मुख्तलिफ जगहों से बंदे उठाकर एक जजीरे पर इकट्ठे किए। वो तुम्हारा प्लान यही था कि मुंबई बम धमाकों के बाद उन्हीं लोगों को पकड़वा दो और बात खत्म। इसके साथ तुमने देखा कि नेवी को तुम किस हद तक धोखा दे सकते हो। तुमने अपनी विजारत का भरपूर फायदा उठाया पांडे, लेकिन अब नहीं, जमाल ने हतक आमेज अंदाज में कहा। क्या चाहते हो अब? उसके लहजे में गुस्सा था। यही कि अपनी सारी दुकानदारी समेट लो। वो बंदा जो तुमने पकड़ लिया है, बल्कि पकड़वा दिया है, उसके साथ जो मर्जी सलूक करो, लेकिन खेल यहीं बंद होना चाहिए, जमाल ने तहकमाना अंदाज में कहा। देखो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। एक अर्जुन खत्री को मार लेने से ये मत समझो कि हमारी इतनी बड़ी तहरीक खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और अब तुम कुछ कर भी नहीं सकोगे। मैं चाहूं तो तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूं, क्योंकि दुश्मन को जिंदा रखना ही ना सिर्फ मर्दानगी है, बल्कि मैंने अभी तुमसे उधार भी चुकाना है। कैसा उधार, कैसी मर्दानगी? उधार ये है कि जगजीत भुरभुरे के कातिल मुझे दे दो, तो ज्यादा बंदे नहीं फड़काऊंगा। मैं अब तुम्हें फोन नहीं करूंगा। मैं उस वक्त समझ जाऊंगा कि तुम मेरी बात मानना चाहते हो, जब तुम 24 घंटों में अपनी वजारत से इस्तीफा दे दोगे। ना दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये चुनौती है तुम्हें। मैं इंतजार करूंगा, उसने कहा। चलो फिर पहली लाश का तोहफा ले। वो खेतल अंबाला रोड पर कॉलेज से आगे पड़ी है। अगर उठाना चाहो तो उठा लो जाकर, सुबह होने तक मजीद लाशें मिल जाएंगी, जमाल ने दूसरी तरफ से कहा। चंद लम्हों तक कोई बात नहीं हुई, फिर वो थके हुए लहजे में बोला, मैं इंतजार करूंगा। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। उनके दरमियान चंद लम्हे खामोशी रही, फिर जसपाल बोला, नहीं करनी थी बात, अब अपना कौल निभाना पड़ेगा। ये निभाना ही था मेरी जान। तुमने शायद उसे इतना संजीदा नहीं लिया, मगर उसकी खोज में रहा कि आखिर उस जजीरे में क्यों ले जाया गया और वो कौन था। मैंने उससे बदला लेना है और वो मैं ले लूंगा। उसे बचने का एक रास्ता दिया है, लेकिन वो नहीं माना। अब भी अगर वो सोच ले। खैर, तुम सबसे पहला काम ये करो, वापस उगी जाओ और अनुजीत को सियासत में दाखिल करने की भरपूर मेहनत करो। चंद दिन हर प्रीत के साथ गुजारो। मैं देख लेता हूँ सब, जमाल ने उसे समझाया। ये तुम मुझ पर तंज कर रहे हो, जसपाल ने खफगी से कहा। नहीं, तुम्हें बेइज्जत कर रहा हूँ, जसपाल ने हंसते हुए कहा तो अरविंद के साथ कई लोगों का कहकहा लग गया, जो ये सब सुन रहे थे। अब तो हो गया, क्या फायदा मिला तुझे, जसपाल ने ढीठ बनते हुए कहा। यार सर ना खाओ, जमाल जिच हुआ। ओके, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। वैसे आईना देखते हो आजकल? तुम्हारा चेहरा किसी गरीब किस्म की कंपनी के अधेड़ उम्र रिसेप्शनिस्ट की तरह लगता है। तुम भी जाओ नूरनगर और सोनी के साथ चंद दिन गुजारो, फ्रेश हो जाओगे। जसपाल ने भी मजाक किया, लेकिन उस पर जमाल ने संजीदा होते हुए कहा, और हाँ, नूरनगर से याद आया, तुम फौरी तौर पर मनासकर जाओ या बंदा भेजो, वहां मालूम करो कि राम नाम का कोई जोगी है।
کیا ہوا؟ جسپال نے پوچھا تو جمال نے اسے اختصار سے بتا دیا۔ ارے اس سانپ کو وہاں کیوں چھوڑ آئے؟ وہ تو، اس نے کہنا چاہا تو جمال بولا، اس کا زہر میں نے نکال دیا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے میں اس کا پوچھتا ہوں، جو تمہیں کہا ہے وہ کرو، جمال نے کہا۔ ان کے درمیان مزید بات چلتی کہ اروند بولا، ابھی رامیش پانڈے نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ فون کیا ہے، اس کے بعد اس نے ممبئی میں کال ملائی ہے، اس کے بارے میں کچھ دیر کے بعد بتاتا ہوں۔ وہ جو مرضی کرے، ہم اپنا کام کریں گے، جمال نے کہا، اور پھر یوں ہی ان کے درمیان بحث چھڑ گئی، یہاں تک کہ انہیں باتیں کرتے ہوئے سورج نکل آیا۔ جمال، یہاں تو نکل آیا ہے سورج، تمہاری طرف چند منٹوں کے بعد نکلے گا، جسپال نے کہا، لیکن تو نے اگلے 24 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں رہنا ہے، یہ کنفرم ہو جائے کہ تم اوگی پنڈ میں ہی ہو۔ کل سارا دن لوگوں میں گزارنا، ہو سکے تو لوگوں کو اکٹھا کر کے کھیل تماشا کر لینا۔ جمال نے اسے سمجھایا تو جسپال کو سمجھ آ گیا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی باتیں ختم ہو گئیں۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ نکلا اور اوگی کی طرف چل پڑا، جہاں ہرپریت اس کی منتظر تھی۔ وہ اوگی پہنچا تو ناشتہ میز پر لگا ہوا تھا۔ پھپھو کلجیت، انوجیت اور ہرپریت اس کے منتظر تھے۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ ختم ہوا۔ کلجیت کور اوگی میں کسی کے ہاں چلی گئی اور وہ تینوں اسی موضوع پر بات کرنے لگے کہ آئندہ الیکشن کیسے لڑنا ہے۔ اسی دوران اس نے جوگی رام کے بارے میں معلومات کے لیے ایک بندے کو مناسکر بھجوا دیا۔